जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं निर्भय श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल पर, जहां हम क्लास 12th के मैथमेटिक्स को कवर कर रहे हैं। इस समय हम चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है डिटर्मिनेंट उसे पढ़ रहे हैं। पिछले लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 4 का एक्सरसाइज 4.5 आप जो स्लाइड पे देख सकते हैं, ये 4.5 के प्रश्न 14 तक कर लिए थे। आज हम प्रश्न 15 करेंगे, 16 करेंगे और ये विविध उदाहरण का एक ही उदाहरण है, इसे कर लेंगे। ठीक, तो आज के लेक्चर में हम 3 प्रश्न करेंगे जो कि बढ़िया बढ़िया प्रश्न हैं। आप अच्छे से अगर समझ के इसे एक दो बार रफ कॉपी में लगा लेंगे तो हाँ, अच्छी तैयारी हो जाएगी। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कैसे हैं प्रश्न उन्हें देखते हैं। कॉपी कर लेते हैं प्रश्न 15 को। ये है प्रश्न नंबर 15। ठीक, चलिए हल करते हैं। यदि, ध्यान से सुनिएगा, यदि ए ए कोई आव्यूह दिया है हमें। ठीक, यदि ए आव्यूह है तो ए इनवर्स ज्ञात कीजिए। मतलब हमें ए इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स कैसे निकाला जाता है, इसका क्या फार्मूला होता है, ये सारी बातें हम पिछले लेक्चर में कर चुके हैं। अगर आप पिछले लेक्चर को नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, क्योंकि अगर आप ऐसे अचानक रैंडम कोई वीडियो उठा के देखने लगेंगे तो आप मैथ पढ़ रहे हैं भाई, नहीं आने वाला। ठीक, आपको सीक्वेंस वाइज देखना होगा वीडियो, जिससे आप कनेक्ट टू कनेक्ट रहें और आपको समझ में आता रहे। इसीलिए अगर आप पिछले लेक्चर को नहीं देखे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले पिछले लेक्चर को देख लीजिए, फिर इस क्लास को देखिए, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि हम किसकी कौन सी बात कर रहे हैं। ठीक, तो हमें ए इनवर्स निकालना है। फिर ए इनवर्स का प्रयोग करके निम्नलिखित समीकरण निकाय का हल कीजिए। मतलब ये जो हमें लीनियर इक्वेशन दिया है, 3 रैखिक समीकरण दिया है, इसमें एक्स और वाई और जेड तीनों का मान हमें बताना है। तो ए इनवर्स जब निकाल लेंगे तो उससे हम इन तीनों का मान भी पता कर लेंगे। फिलहाल पहला हमारा फोकस होगा ए इनवर्स निकालने में। ठीक, तो ए क्या है अपना, लिखेंगे यहाँ पर हल। ए बराबर लिख देते हैं पहले 2 3 1 माइनस का 3 2 1 5 माइनस का 4 माइनस का 2। ठीक, ये अपना ए है। अब ए इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालते हैं, मतलब उस ए का सारणिक का मान निकालते हैं। क्यों? अगर सारणिक का मान 0 हो गया तो ए इनवर्स हम नहीं निकाल सकते। इसीलिए पहले हम चेक कर लेंगे कि सारणिक का मान 0 तो नहीं है। तो चलिए सारणिक का मान निकालते हैं, ए डिटर्मिनेंट। अब इसे सॉल्व करते हैं इस आव्यूह को। तो प्लस का 2, इसे भूल जाएंगे, इसे भूल जाएंगे, माइनस का 4, माइनस माइनस प्लस का 4, फिर माइनस माइनस 3 यानी प्लस का 3, इसे भूल जाएंगे, इसे भूल जाएंगे, माइनस का 6, माइनस माइनस प्लस 4, फिर प्लस का 5, इसे भूल जाएंगे, इसे भूल जाएंगे, 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा 1। सॉल्व कर लेते हैं, ये तो 0 हो जाएगा। ठीक, और ये माइनस का 2 और जो कि हो जाएगा माइनस का 6 प्लस का 5, ये क्या आ गया माइनस का 1 जो कि 0 के बराबर नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ
यहाँ डिटर्मिनेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0 है, अतः ए इनवर्स संभव है। ठीक, ए इनवर्स संभव है तो ए इनवर्स का सूत्र लिख देते हैं हम। ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए, यही होता है ए इनवर्स का सूत्र। तो डिटर्मिनेंट तो हमें मालूम है -1, एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए कैसे निकालते हैं, कैपिटल A11, A12, A13, फिर A21, A22, A23। ठीक, फिर क्या निकालेंगे, A31, A32, A33 निकाल लेते हैं। A11 कैसे निकलेगा, ये गया ये गया, माइनस का 4, माइनस माइनस +4, तो ये 0 हो जाएगा। फिर यहाँ से हम देख सकते हैं इसे, माइनस का 2 हो जाएगा जो कि प्लस का 2 हो जाएगा। ये चिन्ह इसका बदल जाता है। चिन्ह किसका किसका बदलता है, याद कीजिए, इसका, इसका, इसका और इसका, ये ऐसे चिन्ह यहाँ पे बदल जाते हैं। फिर ये 1 आ जाएगा। अब 821 निकालना है, ये भूल जाएंगे, ये भूल जाएंगे, ये हो जाएगा 6 माइनस 5, 6 माइनस 5 1, लेकिन माइनस का 1 क्योंकि चिन्ह बदल जाता है। 2 में ये भूलेंगे, ये भूलेंगे, माइनस का 4, माइनस का 5, माइनस का 9। 2 में ये पंक्ति, ये स्तंभ भूल जाएंगे। 2 माइनस माइनस प्लस 3, 2 + 3 5, जो कि माइनस का 5 हो जाएगा। 3 में ये पंक्ति, ये स्तंभ गया, 12 माइनस 10, 2 हो जाएगा। फिर ये स्तंभ, ये पंक्ति गया, माइनस का 8, माइनस का 15, माइनस का 8 माइनस का 15 कितना हो जाएगा, 23, माइनस का 23, लेकिन चिन्ह बदल जाएगा, प्लस का 23 हो जाएगा। फिर ये पंक्ति, ये स्तंभ गया, 4 माइनस माइनस +9, 13। ठीक, एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए ऐसा करते हैं हम। तो क्या आ जाएगा अपना एडजॉइंट ए, इसे बिल्कुल कॉपी करके हम उतार देंगे। 0, 2, 1, माइनस का 1, माइनस का 9, माइनस का 5, 2, 23 और 13, ये अपना एडजॉइंट आ गया। तो ए इनवर्स कितना आ जाएगा, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना है, -1, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जब -1 लिखेंगे अपॉन में तो ऐसे हो जाएगा, हम डायरेक्ट यहाँ पे -1 लिख देते हैं। 0, 2, 1, -1, -9, -5, 2, 23,
13। माइनस का गुणा जब अंदर करेंगे तब क्या हो जाएगा? 0, माइनस का 2, माइनस का 1, 1, 9, 5, ठीक, 2, लेकिन माइनस का 23, माइनस का 13। ये आ गया अपना ए इनवर्स। अब हमें क्या निकालना है? ये जो निकाय है इसे को आव्यूह रूप में बदलेंगे और वहां से हम एक्स वाई जेड का मान निकालेंगे। तो इसे एक बार और कॉपी कर लेते हैं। ठीक, इसे आव्यूह रूप में बदलते हैं। लिखेंगे आव्यूह रूप में बदलने पर। अब आव्यूह रूप में जब बदलेंगे तो क्या आएगा? 2, 3, 1, माइनस का 3, 2, 1, 5, माइनस का 4, माइनस का 2। फिर चर को अब लिख देते हैं गुणा में एक्स वाई और जेड, बराबर में राइट हैंड साइड वालों को लिख देते हैं 11, माइनस का 5, माइनस का 3। ठीक, ए एक्स बराबर बी से। ए एक्स बराबर बी से तुलना करने पर जब तुलना करेंगे तो ए बराबर अपना क्या आ जाएगा? 2, 3, 1, माइनस का 3, 2, 1, 5, माइनस का 4 और माइनस का 2। आव्यूह ध्यान से आप देख लीजिए। इस आव्यूह को देखिए यहाँ पर, ये ए को देखिए और फिर हम ऊपर चलते हैं। इस आव्यूह को देखिए, क्या दोनों आव्यूह सेम हैं? कहने का मतलब ये वाला आव्यूह ध्यान से देखिए जो अभी तक हम ए इनवर्स निकाले हैं, और इस वाले आव्यूह को देखिए, क्या दोनों सेम है? तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सेम ही है। तो मतलब एडजॉइंट ऑफ ए अभी हम निकाले थे, कितना आया था? -1। ये तो हम लिख देंगे -1, जो कि 0 के बराबर नहीं है, यानी ए इनवर्स हम निकाल सकते हैं इसका। अब हमें निकालना क्या है? एक्स वाई और जेड का मान निकालना है। तो हम एक सूत्र जानते हैं जो कि हम आप लोगों को पढ़ाए भी हैं। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी, ऐसे तो लिखेंगे। तो x बराबर ए इनवर्स हम पीछे निकाले हैं, ए सेम था इसीलिए ए इनवर्स यही तो ए है, और ए इनवर्स क्या आया था अपना? ये आया है। तो ए जब सेम है तो ए इनवर्स भी सेम होगा, तो यही ए इनवर्स अभी वहां पे हम लिख देंगे। कॉपी कर लेते हैं इसे। यहाँ पर हम वही ए इनवर्स लिख देंगे। ये हो गया ए इनवर्स इंटू बी लिखेंगे। बी क्या है अपना? पीछे देख लेते हैं। तो बी यही तो है, ये वाला, ये। तो इसे भी कॉपी कर लेते हैं।
ये अपना बी हो गया। ठीक, तो x बराबर ये ए इनवर्स और ये बी। अब दोनों का गुणा कर लेते हैं। तो x अपना क्या था, x y एंड z बराबर, इनका जब गुणा करेंगे तो देखते हैं क्या आता है। ये तो 0 हो जाएगा, ये माइनस का 5 और ये प्लस का 6, जो कि हो जाएगा 1। फिर ये माइनस का 22 और ये माइनस का 45 और ये प्लस का, ठीक, 69। सॉल्व कर लेते हैं इसे। तो 45 दो 47, जो कि 67 हो जाएगा। तो ये मतलब पूरा सॉल्व करेंगे जब तो 2 आएगा, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 2। फिर इसे सॉल्व करते हैं। माइनस का 11, फिर माइनस का 25 प्लस, ठीक, तो ये हो जाएगा 36 माइनस का और ये प्लस का 39, जो कि प्लस का 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम 3 लिख देंगे, बाकी एक्स्ट्रा पार्ट को हम क्लियर कर देते हैं। अब संगत अवयव की तुलना कर लेंगे हम। लिखेंगे संगत अवयव की तुलना करने पर x बराबर 1, y बराबर 2 और z बराबर 3। आंसर भी यही आना चाहिए, चेक कर लेते हैं अभी हम। प्रश्नावली 4.5। हम्म माइनस का 5, एक सेकेंड चेक करते हैं। प्रश्न नंबर 15 है ना, सही आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। वो ओल्ड एनसीईआरटी है ना, तो वही आंसर से थोड़ा हम गलत देख रहे थे। फिलहाल हम पढ़ रहे हैं न्यू एनसीईआरटी से, हमारे पास ओल्ड एनसीईआरटी रखी थी। तो ये प्रश्न 15 हम सॉल्व कर लिए। अब प्रश्न नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं उसमें क्या कह रहा है। कॉपी कर लेते हैं। ये है प्रश्न नंबर 16, ध्यान से सुनिएगा, हम पढ़ रहे हैं। 4 केजी प्याज, 3 केजी गेहूं और 2 केजी चावल का मूल्य, ध्यान से सुनिए, 4 किलो प्याज, 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल का मूल्य 60 रुपये है। रुपए जो होंगे उन्हें हम रेड सर्कल से दिखाएंगे। फिर आगे क्या बोला है,
फिर से हाईलाइट कर रहा है। 2 kg प्याज, 4 kg गेहूं और 6 kg चावल का मूल्य इस बार कितना दिया है? 90 रुपया। फिर एक कंडीशन दिया है, उसे पढ़ते हैं। 2 kg प्याज है, ठीक है, सॉरी, अच्छा, हाँ, 6 kg प्याज, 2 kg गेहूं लिखना चाहिए, नहीं लिखा है। 2 kg गेहूं और 3 kg चावल का मूल्य 70 है। अब कहा क्या गया है? आव्यूह विधि द्वारा प्रत्येक का मूल्य प्रति केजी ज्ञात कीजिए। मतलब आप समझ लीजिए पहले। 4 किलो प्याज, 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल का मूल्य 60 रुपया है। ठीक, फिर क्या कह रहा है आगे? 2 किलो प्याज, 4 किलो गेहूं, इस बार 4 किलो गेहूं लिया है, और 6 किलो चावल का दाम 90 रुपया है। फिर गया मार्केट, वो कोई बंदा होगा, वो एक बार मार्केट गया, 4 किलो प्याज, 3 किलो गेहूं, 2 किलो चावल लिया। फिर दूसरी बार गया तो 2 किलो प्याज, 4 किलो गेहूं और 6 किलो चावल लिया। तीसरी बार गया तो 6 किलो प्याज, 2 किलो गेहूं और 3 किलो चावल लिया इस बार। इसका मूल्य 70 रुपया है। अब इसे हम रैखिक समीकरण में परिवर्तित करेंगे, फिर आव्यूह रूप में बदलेंगे, और वहां से हम प्रत्येक गेहूं का, प्रत्येक केजी गेहूं का मूल्य, चावल का मूल्य और प्याज का मूल्य निकाल लेंगे। तो पहले प्याज दिया है तो हम लिखते हैं, अभी सॉल्व करेंगे आपको क्लियर हो जाएगा। लिखेंगे हल। हम लिखेंगे माना 1 kg प्याज का मूल्य, 1 kg प्याज का मूल्य x रुपया। ठीक, 1 kg, फिर क्या दिया? गेहूं, गेहूं का मूल्य y रुपया। फिर 1 kg चावल का मूल्य, चावल का मूल्य z रुपया। ये हम मान लिए। अब पहला कंडीशन क्या कहा गया है? 4 किलो प्याज, 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल लाता है तो उसे 60 रुपए लगते हैं। अब जब 1 किलो प्याज का रेट हम मान लिए हैं कि x रुपया है, तो 4 किलो प्याज का कितना हो जाएगा? 4x प्लस 1 किलो गेहूं का दाम है y रुपया, तो 3 किलो गेहूं का कितना होगा? 3y प्लस एक दो 2 किलो चावल का मूल्य क्या होगा? जब 1 किलो चावल का मूल्य z रुपया है तो 2 किलो चावल का 2z बराबर टोटल उसके कितने खर्चे हुए? 60। ये समीकरण नंबर 1 बन गया। अब फिर आगे पढ़ते हैं। 2 किलो प्याज इस बार लाया है, तो 1 किलो प्याज का दाम x रुपया, तो 2 किलो प्याज का दाम 2x प्लस 4 किलो गेहूं 4y प्लस 6 किलो चावल 6z बराबर 90 रुपया इस बार खर्च हुआ। फिर तीसरी बार जब गया तो 6 किलो प्याज लाया, 6x प्लस 2 किलो गेहूं आया है तो 2y प्लस 3z बराबर 70 रुपया इस बार खर्च हुआ। अब यहां से हम x, y और z का मान निकाल लेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा 1 किलो प्याज का रेट क्या है, 1 किलो गेहूं का रेट क्या है और 1 किलो चावल का रेट क्या है। तो अब तो ये पिछले प्रश्न जैसा ही हो गया, एक्स वाई जेड का मान ही निकालना है इसमें।
तो कैसे निकालेंगे हम? आव्यूह रूप में पहले बदलेंगे, क्योंकि आव्यूह विधि से ना सॉल्व करना है। तो हम लिखेंगे आव्यूह रूप में बदलने पर, आव्यूह रूप में जब बदलेंगे तो क्या लिखा जाएगा? x के गुणांक पहले स्तंभ में 4 2 6 3 4 2 2 6 3, फिर x y z बराबर में 60 90 और 70। कोई दिक्कत? ax बराबर b से तुलना करने पर, तो a बराबर क्या आ जाएगा? 4 2 6 3 4 2 2 6 3, ये a आ गया अपना। ठीक, x बराबर क्या है? तुलना जब कर रहे हैं तो हम लिख लेते हैं सब, x y और z। फिर b बराबर क्या है? 60 90 70। अब हमें एक्स वाई जेड का मान निकालना है, तो हम क्या निकालते थे? एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लेते हैं पहले। क्या आएगा? ये 4 और ये स्तंभ, ये पंक्ति चला जाएगा। 12 माइनस 12 0, माइनस का 3, ये पंक्ति ये स्तंभ गया। 6 माइनस 36 प्लस का 2, ये स्तंभ ये पंक्ति ये स्तंभ गया, तो 4 माइनस 24, 4 माइनस 24, माइनस 3 गुणे माइनस का 30 प्लस का 2 माइनस का 20। सॉल्व करते हैं इसे, ये हो जाएगा 90 माइनस 40, जो कि आ जाएगा 50। ये 0 के बराबर नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे? यहाँ डिटर्मिनेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0 है, तो ए इनवर्स संभव है। तो जब ए इनवर्स संभव है तो हम क्या लिखते हैं? x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। तो x इज इक्वल टू ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है? 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब एडजॉइंट ऑफ ए हम यहाँ पर साइड में निकाल लेते हैं, फिर उसे कॉपी करके वहां पर हम लिख देंगे। A11 क्या आएगा? यहाँ पर निकाले हैं, इसी को देख देख के लिख देते हैं। A12 A13, ये 3 तो आसानी से आ जाएगा। 0
माइनस का 30 रहेगा लेकिन चिन्ह बदल जाएगा, प्लस का 30 हो जाएगा, और ये माइनस का 20। फिर A21, A22, A23, A21 कैसे निकलेगा, ये पंक्ति ये स्तंभ गया, 9 - 4, 9 - 4 5 होता है लेकिन माइनस का 5 हो जाएगा। फिर ये स्तंभ ये पंक्ति जाएगा, 12 - 12 0। फिर ये पंक्ति ये स्तंभ जाएगा, 8 - 18, 8 - 18 माइनस का 10, लेकिन प्लस का 10 हो जाएगा ये। फिर A31, A32, A33, A31 कैसे निकलेगा, ये पंक्ति ये स्तंभ गया तो 18 - 12, सॉरी 18 - 8 हो जाएगा 10। फिर 32, ये स्तंभ ये पंक्ति गया तो 24 - 4, जो कि 20 हो जाएगा लेकिन चिन्ह बदल जाएगा, माइनस का 20। फिर ये पंक्ति ये स्तंभ गया 16, 16 - 6 10 हो जाएगा। लिख देते हैं। डिटर्मिनेंट ए कितना आया है, यहाँ पर देखिए 50 आया है। फिर एडजॉइंट ऑफ है, ऊपर से देख के लिख देते हैं, 0, 30, माइनस का 20, माइनस का 5, 0, माइनस का 10, सॉरी प्लस का 10। फिर 10 माइनस का 20, 10, 10 माइनस का 20, और ये 10। बी क्या है, 60, 90, 70। इरेज कर देते हैं ये। ठीक, सॉल्व करते हैं। इस आव्यूह को और इस आव्यूह को गुणा कर लेते हैं आपस में। 1/50, ये तो 0 हो जाएगा। ये 9 को जब 5 से करेंगे तो माइनस का 450, प्लस का 700, तो 250 हो जाएगा ये। ठीक, फिर 30 को 60 से गुणा करेंगे तो 1800, और ये फिर 0 हो जाएगा, माइनस का 1400, जो कि 400 हो जाएगा। फिर -20 को 60 से गुणा करेंगे तो माइनस का 1200, और ये 10 को 90 से करेंगे तो 900, प्लस 700, 9 और 7 1600, 1600 माइनस 200, 400। ठीक, इरेज कर देते हैं इतने पार्ट को। तो x बराबर, ये x था, x का मान यहाँ पर पुट करेंगे, x y z। अब 1/50 को जब अंदर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा 8। आंसर क्या आ रहा है, ऐसा ही कुछ आएगा। तो x बराबर 5,
y बराबर 8 और z बराबर 8। अब इसका क्या मतलब हुआ? x जब 5 के बराबर आया, इसका मतलब 1 किलो प्याज का दाम हुआ 5 रुपया, और y का मान 8 आया तो 1 किलो गेहूं का मान हुआ, वो 1 किलो गेहूं का दाम हुआ 8 रुपया, और z बराबर 8 आया है तो इसका मतलब 1 किलो चावल का दाम 8 रुपया हुआ। तो इसे जो हम ऊपर लिखे थे उसे कॉपी करके हम लिख देते हैं। आपको तो लिखना पड़ेगा, आप बोर्ड परीक्षा में कॉपी तो करने जाएंगे नहीं, इसीलिए हमारे पास सुविधा है तो हम कॉपी कर ले रहे हैं। हम लिखेंगे अतः 1 किलो प्याज का दाम कितना हो जाएगा? एक सेकंड। 1 किलो प्याज का दाम कितना हो जाएगा? 5 रुपया। 1 किलो गेहूं का दाम या मूल्य कितना हो जाएगा? 8। 1 किलो चावल का मूल्य 8 रुपया। यही अपना आंसर आ गया। ठीक, तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो ये अपना जो एक्सरसाइज था 4.5, इसमें प्रश्न 15 कंप्लीट और 16 भी कंप्लीट हो गया। अब हम विविध उदाहरण में एक ही उदाहरण है, उसे भी हम कर लेते हैं। चलिए पहले कॉपी कर लेते हैं। ध्यान से देखिएगा। क्या कह रहा है प्रश्न? ये आव्यूह के गुणनफल, मतलब हमारे पास दो आव्यूह दिया है, इसके गुणनफल का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित समीकरण निकाय को हल कीजिए। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ध्यान से देखिएगा। यानी इन दोनों का गुणनफल करेंगे, फिर कुछ आंसर आएगा, उससे हमें इस समीकरण का हल निकालना है। तो अभी आपको समझ में आ जाएगा कहे क्या रहा है। तो पहले इन दोनों का हम गुणा करते हैं। ठीक, लिखेंगे हल। इस उदाहरण में थोड़ा मिसप्रिंट है, हम आपको दिखाते हैं। बुक में सही लिखा है एक दो जगह, लेकिन एक दो मतलब स्टार्टिंग में ही प्रश्न में ही मिसप्रिंट हो गया है। दिखा रहे हैं आपको कहाँ पे मिसप्रिंट है। देखो, यहाँ पर 1 प्लस का है और यहाँ पर 1 माइनस का है। ठीक, मतलब ये माइनस लगाना यहाँ पर भूल गए हैं, हो सकता है दिक्कत हो गया हो कोई। ठीक, यहाँ पर देख लीजिए, ऊपर माइनस नहीं लगा है और नीचे माइनस लगा है, इसीलिए यहाँ माइनस लगाएंगे। याद कर लें किधर किधर लगाना रहेगा। ठीक, चलिए वहाँ लगा देते हैं माइनस, जिससे प्रश्न अपना सही हो जाए। यहाँ माइनस लगा है, यहाँ माइनस लगा है, यहाँ माइनस लगा है, और फिर कहाँ लगा था? यहाँ। ठीक, अब अपना प्रश्न सही हो गया, चेक कर लीजिए एक बार। समझ में आ गया ना? आप भी बुक से सही कर लीजिएगा। अब ध्यान से देखिए, इन दोनों का पहले हम गुणा करते हैं।
गुणा करने पर देखते हैं क्या आता है। तो दोनों आव्यूह लिखते हैं, लिखेंगे प्रश्न अनुसार, प्रश्नानुसार दोनों आव्यूह लिखते हैं। 1 0 3, माइनस का 1 2, माइनस का 2 2, माइनस का 3 4। इसका गुणा करना है माइनस का 2 0 1 9 2, माइनस का 3 6 1, माइनस का 2। अब इन दोनों का गुणा करते हैं, ध्यान से देखिएगा। पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा करेंगे, पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से करेंगे, कितना आएगा माइनस का 2 और ये माइनस का 9 11 हो जाएगा, और ये प्लस का 12, ये तो 1 हो गया। फिर ये 0, ये माइनस का 2, ये प्लस का 2, ये 0 हो जाएगा। तीसरे स्तंभ से करेंगे तो 1 1 और 3 4 4, माइनस का 4 0। और फिर अब दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से करेंगे तो ये 0, ये प्लस का 18, ये माइनस का 18, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, नहीं ये 1 होगा। कैसे, ये 0 दूसरे स्तंभ से कर रहे हैं, 4 4 माइनस 3 1 हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा, ये माइनस का 6 और प्लस का 6 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर अब तीसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से करेंगे, माइनस का 6 माइनस का 18, 18 और 6 24, और ये प्लस का 24, तो वो माइनस का 24 ये प्लस का 24 0, ये भी 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। ठीक, अब गुणा कर लिए हम, यहीं पर रुक जाएंगे। अब हमें निकाय को हल करना है, मतलब एक्स वाई जेड का मान निकालना है। तो ये अभी इसका क्या इंपॉर्टेंस है, ये जो गुणा करवाया है इसका क्या इंपॉर्टेंस है अभी आपको पता चल जाएगा। तो जो ये हमें दिया है निकाय, इसे हम आव्यूह रूप में बदल लेते हैं। तो लिखेंगे दिए गए रैखिक समीकरण निकाय को आव्यूह रूप में बदलने पर, ठीक, आव्यूह रूप में जब बदलेंगे तो कैसा हो जाएगा, पहले स्तंभ में हम x का गुणांक लिखते हैं तो ये हो जाएगा 1, और इसमें तो x है ही नहीं तो ये हो जाएगा 0, फिर 3, फिर माइनस का 1 2, माइनस का 2, फिर 2, माइनस का 3 और 4। ये कैसे लिखा जाता है मालूम है ना, पहले स्तंभ में x का गुणांक, दूसरे स्तंभ में y का गुणांक और तीसरे स्तंभ में z का गुणांक लिखते हैं। फिर चर को लिख देते हैं x y z, बराबर में राइट हैंड साइड वालों को लिख देते हैं 1 1 2। इधर थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। अब देखो ध्यान से देखना, इन दोनों का गुणा जब हम किए, मतलब ये जो आव्यूह था और ये आव्यूह था,
इनका गुणा किए तो आई के बराबर आया। तो आप लोगों को एक चीज मालूम होगा, हम बताए भी थे, ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई। मतलब कोई आव्यूह ए है और उसका उसके इनवर्स के साथ में अगर हम गुणा करते, ध्यान से सुनिए, कोई आव्यूह अगर ए है और उसका हम ए इनवर्स के साथ में गुणा करते हैं तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाता है। तो इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ पर आई लिखा है और ये दो आव्यूह का गुणा हो रहा है, तो जाहिर सी बात है ये अगर ए है, सॉरी, ये अगर ए है तो ये ए इनवर्स होगा। समझे, अगर ये ए हम मान लेते हैं तो ये ए इनवर्स होगा, ये वाला आव्यूह। और जिसका दोनों का गुणा किए तो हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर हमें मिल गया। तो इसका क्या मतलब हुआ, ये अपना कोई ए आव्यूह है जिसका इनवर्स ये है। मतलब हम यहाँ पर लिख रहे हैं, तो ये कोई आव्यूह है, ठीक, ये कोई आव्यूह है और इसका इनवर्स यहाँ पर हम ऊपर लिख दे रहे हैं, इसका इनवर्स जो है वो क्या है, ये वाला आव्यूह है। लिख देते हैं इसे, -2, 9, 6, 0, 2, 1, 1, -3, -2। ठीक, ये समझ में आ गया ना। अब ध्यान से आप एक चीज और देखिएगा, क्या ये आव्यूह और ये आव्यूह एक दूसरे के बराबर हैं? देख लीजिए अच्छे से, ये वाला और ये वाला। तो आप कहेंगे हाँ, दोनों आव्यूह एक जैसे हैं। तो हमें एक्स वाई जेड का मान निकालना है। तो एक्स वाई जेड का मान निकालने के लिए हम ए एक्स बराबर बी से तुलना करते हैं। तुलना जब करते हैं तो ए बराबर हमें क्या मिल गया, 1, 0, 3, -1, 2, -2, 2, -3 और 4, ये ए मिल गया। अब हमें ए इनवर्स की भी जरूरत पड़ेगी। क्यों पड़ेगी, क्योंकि हम जानते हैं x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। तो इस ए का इनवर्स ऑलरेडी हमें पता है, ये रहा ए का इनवर्स, ये ए ही तो है, समझ रहे हैं ना, ये ए ही तो है और उसका इनवर्स ये वाला आव्यूह है। इसीलिए गुणा करके आपको ये समझाना था कि हाँ ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आएगा, और जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आ गया तो यानी ए का ए इनवर्स के साथ में हम गुणा कर रहे हैं, तो इस ए का इनवर्स ऑलरेडी हमें दिया है। तो हम लिखेंगे तो x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। तो x इज इक्वल टू ए इनवर्स का फार्मूला 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए और एडजॉइंट ऑफ ए। अब आप सोचेंगे कि आप ये 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए क्यों लिखे जब आपको ए इनवर्स मालूम है। तो बिल्कुल आप सही सोचे, ये सूत्र अब हम नहीं लगाएंगे, हमें डायरेक्ट ही ए इनवर्स मालूम है, हमें प्रश्न में ही एक हिसाब से दे दिया गया था। तो इसे इस बार हम इरेज कर देते हैं, इसलिए लिखे थे ताकि आप ध्यान रखें। तो x की जगह पे हम क्या लिखेंगे, x, y एंड z। ए इनवर्स की जगह पे क्या लिखेंगे, हमें मालूम है
ये रहा ए और ये रहा उसका इनवर्स। तो इसे हम कॉपी करके और वहां पर लिख देते हैं -2 9 6 -2 9 6, फिर 0 2 1 0 2 1 1 -3 2 1 -3 -2, ये ए इनवर्स हो गया। अब बी क्या है, तो यहां से आप बी निकाल लीजिए। ये बी का मान है 1 1 2 1 1 2। सॉल्व कर लीजिए, यहीं से आपको एक्स वाई जेड का मान पता चल जाएगा। -2 को 1 से गुणा करेंगे, -2 प्लस का 2 0, फिर माइनस का सॉरी प्लस का 9 9 और 2 11, 11 में से अगर 6 चला जाएगा तो बचेगा 5। ठीक, फिर 6 को 1 से गुणा करेंगे 6 और 1 7, 7 में से 4 गया तो 3। संगत अवयव की तुलना कर लेते हैं। संगत अवयव की तुलना करने पर x बराबर 0, y बराबर 5 और z बराबर 3। ठीक, हाईलाइट कर देते हैं, आंसर चेक कर लेते हैं। सही है, तो इसे ऐसे ही सॉल्व करना था, शायद और उदाहरण है भी नहीं। तो इतने ही उदाहरण थे जिन्हें करना था हमें। तो आज हम यही 3 प्रश्न सॉल्व करते हैं। ध्यान से सुन लीजिए कौन कौन सा किए हैं। प्रश्नावली 4.5 के प्रश्न 15 16 किए हैं और विविध उदाहरण का जो एक प्रश्न था केवल उसे कर लिए हैं। आज आपका होमवर्क क्या है, आप ये जो एक्स वाई जेड निकालने वाले हैं प्रश्न, यानी प्रश्नावली 4.5 SW दे रहे हैं, एक्सरसाइज 4.5, इसके जितने भी प्रश्न हैं उसे आप रफ में निकाल लीजिए। ठीक, ये काम आप जरूर कीजिएगा। रफ में जब आप निकाल लेंगे तो एक बार हम सॉल्व करवा दिए हैं, अब आप रफ में जब निकालेंगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आप बिल्कुल तैयार हो जाएंगे इस चीज को करने के लिए। तो इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है, आप इसे रफ में जरूर सॉल्व कर लीजिएगा। हो सकता है 1-2 प्रश्न ना भी हो, आपको कंफ्यूजन रह जाए, तो आप नोट्स में देख सकते हैं या फिर वीडियो लेक्चर को फिर से बैक करके देख सकते हैं। ठीक, तो लेकिन निकालना जरूर है, कोई धोखेधड़ी नहीं होगी, आप करेंगे, जरूर करेंगे। ठीक, तो ये आपका SW है। तो आज इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और जिसमें हम विविध प्रश्नावली करेंगे। विविध उदाहरण के प्रश्न हो ही गए हैं, विविध प्रश्नावली करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।